बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद रियाज फ़िज़िक्स के आज के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है और इस चैप्टर नंबर 5 का हमारा ये फ़र्स्ट लेक्चर है। ये चैप्टर है सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन देखें स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारी टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है। अगर हम टाइप्स पे भी ना जाएं, इससे पिछला जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें रेस्ट और मोशन के बारे में आपने पढ़ा है। मोशन क्या है? जब भी कोई चीज़, आप सब जानते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस अपनी पोजीशन चेंज करे तो हम कहते हैं ये मोशन में है। अदरवाइज़ हम कहते हैं ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। तो इसी पाथ के रिस्पेक्ट हमने बहुत सारी टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ी हैं लोअर क्लासेस में, 9th में स्पेशली। देखें, अगर जिग जैग पाथ हो तो आप कहते हैं ये रैंडम मोशन है, और स्ट्रेट लाइन है से हम लीनियर मोशन कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। इसी तरह से पिछले चैप्टर में देखें आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पे भी क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ पे मूव करे तो उसे हम मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। बेसिकली है तो वही पोजीशन में चेंज। इसी तरह से जो सर्कुलर मोशन है हमारे पास, वो भी ऐसे ही है कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे व्हेन मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, देन द मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। फॉर्मल वे में देखें हम इसको डिफाइन करते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन। देखें, इसको हम एंगुलर मोशन क्यों कहते हैं इस टाइप ऑफ मोशन को? क्योंकि इसमें जब बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है तो वो सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो है वो एंगल बना रही होती है, तो एंगल सबटेंड करती है। इसके बिहाफ पे हम इसको एंगुलर मोशन भी कह देते हैं। बहुत सारी इसकी एंगुलर मोशन की एग्जांपल्स हैं, तो आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन। एग्जांपल्स हैं इसकी, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम डेली रूटीन में देखते हैं। आमतौर पे देखें, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है उसे हम कहते हैं ये सर्कुलर मोशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, लाइक अ सर्कुलर पाथ होता है वो भी। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ की जो हम ऑर्बिटल मोशन की बात करते हैं, और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं जो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी मोशन भी ऐसे ही है। अगर आप दूर भी ना जाएं तो हमारी डेली रूटीन में देखें, फ़ैन है, फ़ैन की मोशन भी सर्कुलर मोशन है। मोटर है, हमारे घरों में देखें मोटर, व्हील है, साइकिल का व्हील है, मोटरसाइकिल का व्हील है, गाड़ी का व्हील है, इसकी मोशन भी देखें सर्कुलर मोशन है, एक फिक्स्ड एक्सेस के गिर्द है। तो इस तरह की मोशन, सर्कुलर मोशंस को हम प्रैक्टिकल लाइफ में डेली देखते हैं। तो इसीलिए जैसे पिछले चैप्टर में आपने, चैप्टर 3 में आपने मोशन के बारे में पढ़ा है, तो पहले आपने फिर उसकी कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन किया है, फिर आपने बाद में जो है वो बाकी उसकी डिटेल को देखा था। इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही है। हम उसी तरह जैसे वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी चीज़ें आपने डिफ़ाइन की हैं टर्म्स को, फिर आगे आपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस और फिर बाकी डिटेल थी। तो आप डियर स्टूडेंट्स ज़हन में रखें, हम उसी तरतीब से इसमें भी चलेंगे। इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, वही बातें हैं, सिर्फ इसमें पाथ का फ़र्क है। किसी और फॉर्म में चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं,
लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये भी मोशन ही। इसमें देखें हमारे पास इस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहला जो हमारे पास वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? The angle subtended by a particle object at the center of the circle moving along its circumference in a given time is called angular displacement। इसमें देखें ये एक हमारे पास सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ पे जो है वो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। यहाँ बुक के अंदर पार्टिकल का वर्ड यूज़ किया गया है, पार्टिकल पी। तो पार्टिकल ना भी कहें, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं हम। तो ऑब्जेक्ट कहें पार्टिकल कहें एक ही बात है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। तो एक पार्टिकल पी है, वो यहाँ पे एक फिक्स्ड पाथ पे मूव कर रहा है। इस पाथ को हम सर्कुलर पाथ कहते हैं, और इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसे हम सेंटर ऑफ दी सर्कल कहते हैं। और इस पॉइंट ओ से लेके इस पी तक जो डिस्टेंस है, इसे हम रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कहते हैं। ये रेडियस जो है ये फिक्स है। फिक्स्ड रेडियस के अराउंड ये बॉडी जो है वो या पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा है। तो इसमें देखें हमने लिखा है द एंगल सबटेंडेड। एंगल क्या होगा कि जब बॉडी एक पॉइंट से है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी, तो यहाँ पे सेंटर के ऊपर बॉडी ने जो है वो एंगल सबटेंड करना है। तो जो वो एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एक और मैंने लिखा है मूविंग अलोंग इट्स सरकमफेरेंस। ये जो पाथ होता है, जिस पाथ पे बॉडी मूव कर रही होती है, जिसे सर्कुलर पाथ कहते हैं। अगर एक सर्कल है तो सर्कल का ये जो पाथ है, इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो जब बॉडी मूव कर रही है तो वो अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल मूव कर रही होती है। और डेफिनेटली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब मूव करेगी तो उसको टाइम भी लगेगा। तो हम इसलिए कहते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, गिवन टाइम के अंदर, अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है और सेंटर पे एंगल जो वो बनाता है, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से या डेल्टा थीटा से। यहाँ पे डेल्टा जो है, ये डेल्टा स्मॉल चेंज को शो करता है। तो अगर हम डेल्टा थीटा बाद का लिखते हैं, बाद का थीटा भी लिखा होता है, तो कोई भी इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद है, इसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। एक्सप्लेनेशन में देखें, यहाँ पे हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में हम इसके एक्सेस ड्रॉ करते हैं। एक ये एक्सेस है, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ करते हैं, इसे हमने, दूसरा एक्सेस है जी एक्सेस का नाम दिया हुआ है, और तीसरा ये है, इसे हमने एक्स एक्सेस का नाम दिया हुआ है, और ये वाई एक्सेस है। तो एक्स, वाई एंड जी, ये तीन एक्सेस हैं। देखें जहाँ पे ये वाई लिखा हुआ है, अक्सर यहाँ पे एक्स भी लिखा होता है। तो एक्स और वाई, या जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, आबादकात यहाँ पे जी भी लिखा होता है, जैसे हमने चैप्टर 2 में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, हम लिख सकते हैं। तो इसमें देखें जी, ये हमारे पास क्या है, एक्स और वाई, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स वाई से क्या बन रहा है, एक प्लेन बन रहा है। इस प्लेन के अंदर जब एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा, ये पॉइंट पी या ऑब्जेक्ट, तो ये सेंटर के ऊपर जो है ये एंगल बनाएगा एक्स वाई प्लेन के अंदर। और अगर ये बॉडी या ये पॉइंट पी जो है, जब ये अलोंग एक्स एक्सिस पे है और ये हमारा रेफरेंस है, तो इस वक्त डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। जब यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा तो उस टाइम इसका जो एंगल बनेगा, दैट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये बॉडी जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रही होती है। और बेसिकली जो सर्कुलर मोशन है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है। याद रखिएगा कि सर्कुलर मोशन क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन, वो भी हमने कहा था 2 डायमेंशनल है। अब इसमें देखें,
हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंसीडर अ सिंगल पार्टिकल p ऑफ अ मास m। ये सिंगल पार्टिकल से मुराद एक बॉडी भी हो सकती है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो एट अ टाइम एक ही सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हों। तो हमने एक सिंगल पार्टिकल कंसीडर किया, ऑब्जेक्ट किया है जिसका मास m है, मूविंग अन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ये उस सर्कुलर पाथ का ये जो रेडियस है ये r है। पार्टिकल p इज़ अटैच्ड एट मासलेस। देखें जी, मासलेस का वर्ड जहाँ पे भी आएगा इससे मुराद होता है कि जिससे आपने अटैच किया हुआ है रॉड से, रिजिड रॉड, उस रॉड का जो मास है एज़ कंपेयर टू मास ऑफ दी मूविंग ऑब्जेक्ट और मास ऑफ द पार्टिकल वो वेरी स्मॉल है, निग्लिजिबल है, निगलेक्टेबल है। तो जहाँ ऐसी सिचुएशन हो, जैसे सपोज एक बॉडी का मास है 1000 kg और एक बॉडी का मास है 1 ग्राम, सो वी कैन से दैट कि जो 1 ग्राम बॉडी है इसका मास वेरी स्मॉल है एज़ कंपेयर टू 1000 ग्राम, सो वी कैन निगलेक्ट इट और वी कैन से दैट मासलेस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी वही बात है कि हमने कहा मासलेस, क्योंकि अगर कोई चीज़ मासलेस हो जाए तो फिर उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। तो उसका अगर फिज़िकली वजूद ख़त्म हो गया है तो फिर हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हम मासलेस का वर्ड यूज़ करते हैं कि वेरी स्मॉल है, कि उसके मास का, ताकि दूसरी बॉडी के मास के अंदर कोई इन्फ्लुएंस ना हो। मासलेस रिजिड रॉड, रिजिड रॉड ये होता है कि जब आप उसके किसी एक पॉइंट पे उस रॉड के फोर्स अप्लाई करें तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी बॉडी के ऊपर आपको फील हो, तो उसे हम कहेंगे ये क्या है, रिजिड रॉड है। तो पार्टिकल है उस मासलेस रॉड के साथ अटैच किया है और उस रॉड की जो लेंथ है r है, मीन के जो रेडियस ऑफ द सर्कल है उस रॉड का एक पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल पे है और एक आउटर पॉइंट पे है, तो यहाँ तक का जो लेंथ है उसकी वो इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल है। हुज अदर एंड इज़ अटैच्ड, किसका अदर एंड, उस रॉड का, कि एक एंड तो ओरिजिन पे है और दूसरा एंड उस पार्टिकल p से अटैच किया गया है और उसकी लेंथ जो है वो r है और वो अलोंग अ सर्कुलर पाथ एक्स वाई प्लेन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। द पार्टिकल रोटेट्स इन अ प्लेन ऑफ सर्कल, द पार्टिकल rotates in a plane of the circle, the axis of rotation is a straight line passing through O। ये axis of rotation straight line, जैसे ये y axis है, ये x axis है और ये इसका जो z axis है, x axis है, y axis है, ये straight lines हैं जो इस पॉइंट P से पास कर रही हैं। तो इनको हमने नाम दिया हुआ है straight line passing through O and is normal to the plane of the circle। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, के जो हमारे पास प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर इन लाइंस को जो है वो ड्रॉ किया गया है। ठीक है जी। एज शोन इन फिग द एक्स एंड वाई एक्सिस आर टेकन एज प्लेन ऑफ द रोटेशन एंड जी एक्सिस इज टेकन एज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद ओ। अब आप यहाँ पे देखें, जहाँ पहले ऊपर वाली डायग्राम में गौर करें तो ऊपर वाली डायग्राम में जहाँ y एक्सिस हमने शो किया हुआ था अब यहाँ x एक्सिस आ गया है, जहाँ z शो किया गया है वहाँ पे अब y एक्सिस आ गया है। तो मैंने आपको पहले बात की थी कि इसमें एक्सिस हम ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसको ज़रा उसने आसान किया है, तो जो हमारी कॉमन रिप्रेजेंटेशन है उसमें आ गया है कि एक्स वाई प्लेन के अंदर एक पॉइंट P जो है वो पहले एक पॉइंट P1 पे है ऑब्जेक्ट और उसका जो एंगल है वो थीटा है। फिर जब P1 से वो P2 पे जाएगा तो उसका जो नेक्स्ट एंगल है वो डेल्टा थीटा है, ये जो है डेल्टा थीटा। तो अगर पहले हम देखेंगे जब एंगल थीटा है, अगर उसका टाइम t है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, तो जब वो P2 पे चला जाएगा तो टोटल एंगल जो है वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाएगा। और जो डेल्टा थीटा है इसमें अगर डेल्टा t टाइम लगता है तो टोटल टाइम हो जाएगा t प्लस डेल्टा t। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। y एक्सिस प्लेन रोटेशन एंड z एक्सिस इज़ टेकन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद o। तो यहाँ पे ऊपर वाली डायग्राम में देखें ये बात क्लियर है कि एक्स वाई में प्लेन के अंदर बॉडी मूव कर रही है
और अगर हम राइट हैंड रूल जैसे अप्लाई करते हैं, उसी को अगर आप देखें एक्स वाई जो कर्ल्स ऑफ फिंगर्स हैं, अगर ये रोटेशन को शो करें तो ये जो थंब है राइट हैंड का, ये तीसरा एक्सेस बनेगा, या उसको एक्सेस ऑफ रोटेशन आप कह सकते हैं कि जिस एक्सेस के गिर्द कोई बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ को उसने बताया हुआ है कि सपोज at any instant t the particle p is moving along the circular path, its position is op making angle theta with x axis। ये x axis है, ये op है, और ये इसका एंगल थीटा है विद x axis। उसके बाद है इट्स पोजीशन इज़ ओपी, ये हो गया आफ्टर सम टाइम्स t प्लस डेल्टा टी। तो पहले जो टाइम है उसको यहाँ पे टाइम t लगा है, अगले P1 से P2 पे जब गया है तो इसका टाइम डेल्टा t है, तो टोटल टाइम हो गया है t प्लस डेल्टा t। तो उसकी पोजीशन जो है वो सेकंड पोजीशन पे P2 पे चला गया है, वही ऑब्जेक्ट, तो इसका जो एंगल होगा वो टोटल हो जाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा विद एक्स एक्सिस। अब है द एंगल डेल्टा थीटा डिफाइंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओपी। ओपी क्या है, ओ ओरिजिन है और पी वो पार्टिकल है। ये जो हमारा ओपी एक रॉड है, लेंथ ऑफ द रॉड है जिसे रेडियस कहते हैं, और जो बॉडी मूव कर रही है, तो एंगल थीटा को हम डिफ़ाइन करते हैं ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। फिर है कि इसकी रोटेशन के रिस्पेक्ट हम बात करते हैं कि बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, जैसा कि इसको हमने कंसीडर किया हुआ है, इसको काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर ये रोटेशन हो, कौन सी हो, ये क्लॉकवाइज, जैसे कि क्लॉक की रोटेशन होती है, तो फिर हम उसको एज अ नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, फॉर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज़ टेकन एज पॉजिटिव, एंड फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन इट इज़ टेकन एज नेगेटिव। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव लिया जाता है, वो उसकी रोटेशन पे डिपेंड करता है। और ये कन्वेंशंस हैं कि हम इस तरह से लेते हैं ये। उसके बाद अगर हम इसकी डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज़ डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात है, अंडरस्टैंड करें। फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब है कि अगर आर्क लेंथ ज़्यादा हो, ठीक है, अगर आप एक पॉइंट यहाँ एक्सिस से स्टार्ट लें और आप इसको सफिशेंट दूसरे पॉइंट तक ले जाएं, तो ये एंगल जो सेंटर पे बनेगा वो ज़्यादा होगा, लार्ज होगा। हमने कहा कि फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू, कि P1 से P2 तक वेरी स्मॉल डिस्टेंस हो। उसकी रीज़न ये है, हमने कहा ये वेक्टर है, अगर हम लार्ज लेते हैं तो फिर हम इसको एज अ स्केलर ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जितनी आप दो पॉइंट्स को शॉर्ट लेंगे ये लाइन स्ट्रेट होगी, और जब ये स्ट्रेट होगी तो हम इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट की तरह इसको एज अ वेक्टर लेंगे, क्योंकि कोई भी वेक्टर हो वो कर्व्ड लाइन से ड्रॉ नहीं हो सकता। याद रखिएगा, वेक्टर्स को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये क्या होना चाहिए, फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू इसकी होनी चाहिए। अब है इसकी डायरेक्शंस को हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। आप अपना राइट हैंड सामने करें और नीचे आपका एक सर्कुलर ट्रैक है, जिस तरह से ये एक सर्कुलर ट्रैक है। आप अपने राइट हैंड रूल क्या है, जैसे पहले भी आप वेक्टर्स के केस में चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है, हम क्रॉस प्रोडक्ट में एक वेक्टर को दूसरे की तरफ रोटेट करते हैं और फिर तीसरे एक्सिस में डायरेक्शन होती है, थंब से शो होती है। राइट हैंड रूल सेम उसी तरह से है कि जब आप एक्स से वाई की तरफ जा रहे होंगे या आपकी बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो जो आपका राइट हैंड का थंब है ये बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इसका मतलब बॉडी जो है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द जो है वो घूम रही है। तो ये जो थंब है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ये याद रखिएगा कि ये राइट हैंड है, राइट हैंड में हमने क्या किया है, ये एक सर्कुलर पाथ पे बॉडी को रोटेट कर रही है, ये शो किया गया है। जब वो एक
पॉइंट P या पार्टिकल जब मूव करेगा तो ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड की फिंगर्स हैं, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को शो करेंगी, और थंब जो है, जो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये उसकी डायरेक्शंस को शो करेगा। वही चीज़ यहाँ पे देखें, ग्रॉस द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ग्रॉस का मतलब पकड़ना, होल्ड करना, एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कि राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, आप अपना राइट हैंड रखें, उसको ऐसे राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें, देखें अपवर्ड जो है वो आपका इरेक्टेड थंब होगा राइट हैंड का, तो ये डायरेक्शन होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो अपवर्ड होगी, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करें, अपने हाथ को उल्टा करें, राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करवाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखें जो राइट हैंड का थंब है वो डाउनवर्ड है, तो या ये अपवर्ड होगा जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, या फिर ये डाउनवर्ड होगा। ये डिपेंड करता है हमारी रोटेशन पे कि क्या क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं या हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये अपवर्ड होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड है, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो फिर ये डाउनवर्ड होगा। जनरली हम इसको ये कहते हैं कि जो डायरेक्शन होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसमें देखें उसी को एक्सप्लेन किया गया है, grasp the axis of rotation in the right hand with fingers curling in the direction of rotation, then the erected thumb points in the direction of angular displacement, कि जो थंब है वो शो करेगा, पॉइंट आउट करेगा किसको, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर जर्नल आप जहन में रखें तो ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन में होती है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है कि जिसके गिर्द कोई बॉडी, कोई पार्टिकल, कोई पॉइंट मूव कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब यूनिट पे आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। यूनिट देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ मेजर्ड इन डिग्री रेवोल्यूशन, बट एसआई यूनिट इज़ रेडियन। इसके 3 यूनिट होते हैं। जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है, इसके अलावा डिग्री भी यूज़ किया जाता है और रेवोल्यूशन भी यूज़ किया जाता है। जैसे छोटे और बड़े यूनिट होते हैं एसआई यूनिट के रिस्पेक्ट, जैसे आप देखें मीटर है, किलोमीटर भी है यूनिट, सेंटीमीटर भी है, तो छोटे और बड़े। इसी तरह से जैसे किलोग्राम है, उसका छोटा यूनिट ग्राम भी है, तो इसी तरह ये भी ऐसे ही है कि एसआई यूनिट जो है वो रेडियन है, डिग्री उससे छोटा यूनिट है, और रेवोल्यूशन जो है ये उससे बड़ा यूनिट है। अब हम 1 बाय 1 इनको डिफ़ाइन करते हैं। पहला देखें, हमारे पास जो है वो रेडियन है। क्या है जी? रेडियन। ये अक्सर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा आपको कि रेडियंस की डेफिनेशन, डिग्री की, रेवोल्यूशन की कोई डेफिनेशन इनकी आ सकती है। तो पहला देखें, हमारे पास है रेडियन। रेडियन क्या है? द angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle is called 1 degree। आप ज़रा डायग्राम पे गौर करें, देखें ये पॉइंट P है, पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, ये इस P से P1 तक उसने मूव किया है, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। सरकमफेरेंस का ये जो कुछ पार्ट है ना, इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। तो ये जो आर्क लेंथ है, बॉडी जब मूव कर रही है, ये रेडियस है, यहाँ से लेके P तक जब उसने मूव किया है, तो देखें ये उसने सेंटर ऑफ द सर्कल पे एक एंगल बनाया है, थीटा बनाया है। अगर ये आर्क लेंथ और ये रेडियस ऑफ द सर्कल ये एक दूसरे के इक्वल हों, तो फिर 2 रेडियाई के दरमियान ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम कहेंगे ये 1 रेडियन है। ठीक है, यही लिखा है द एंगल सबटेंडेड मीन मेक बनाना, कि एंगल जो बन रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, ये आर्क है P से लेके P1 तक, ये आर्क है कि ये जो आर्क एंगल बना रही है किसके ऊपर? सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर। कब? ये कंडीशन है कि जब ये आर्क लेंथ और ये रेडियस ऑफ द सर्कल ये एक दूसरे के इक्वल हों, तो ऐसे एंगल को हम 1
रेडियन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखें, दूसरा यूनिट है डिग्री। डिग्री हमारे पास क्या है, ये उससे छोटा यूनिट है। डिग्री ये है, देखें टोटल एंगल जो होता है ना एक सर्कल का, ये 360 डिग्री होता है। टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, ये आप पढ़ चुके हैं। अगर आप क्या करें, कोई ऑब्जेक्ट या टोटल जो सर्कल है उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। जैसे ये वन पार्ट है, फिर आपने फर्दर डिवाइड किया है, ये दूसरा पार्ट है, फिर डिवाइड किया तीसरा पार्ट है। इसी तरह से जब हम ये ऐसे चलते जा रहे हैं, हम इस पूरे सर्कल को डिवाइड कर दें किस में, 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो जो ईच पार्ट है जो एंगल बनाएगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री, या सिंपली डिग्री इसको कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये मैंने शो करवाया हुआ है कि ये देखें ये 1 डिग्री है, आगे ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये इक्वल पार्ट्स हैं। इसी तरह से अगर 360 इक्वल पार्ट्स कर लें तो ईच पार्ट का जो एंगल है सेंटर ऑफ द सर्कल पे, इसे हम 1 डिग्री कहेंगे। अब डेफिनेशन देखें, इफ़ द सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, देन एंगल सबटेंडेड बाय ईच पार्ट, ये बी लिखा गया है, ये ई की जगह पे वाई, स्पेलिंग मिस्टेक्स है। एंगल सबटेंडेड बाय ईच पार्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ सेड टू बी 1 डिग्री, कि ये जो एक पार्ट एंगल बना रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे। तो प्लीज़ ये बी जो लिखा हुआ है इसको बाय कर लें, सबटेंडेड बाय। नेक्स्ट है जी यूनिट इसका रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन देखें हमारे पास क्या है कि ये डायग्राम पे पहले गौर करें, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है, ये पॉइंट पी है जो ए पॉइंट पे है। ये जब यहाँ से मूव करेगा ए से लेके ऐसे अगर हम चलते जाएं अलोंग द सर्कमफेरेंस, जब दोबारा हम ए पे आ जाएंगे, ए से लेके ए तक, तो क्या हो जाएगा, एक ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल देखें, ये गौर करें, सेंटर के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है, इस टोटल एंगल को हम कहेंगे 1 रेवोल्यूशन, या इसको रेवोल्यूशन भी कह देंगे। तो क्या है, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अलोंग द सर्कल इज़ कॉल्ड 1 रेवोल्यूशन। कि एक जो कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है किसी रोटेटिंग बॉडी का अलोंग द सर्कुलर पाथ, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के अंदर जो सेंटर पे बॉडी एंगल बनाती है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, 1 रेवोल्यूशन। तो 1 रेवोल्यूशन जो है, अगर एंगल के रिस्पेक्ट लिखें तो ऊपर अभी हमने लिखा है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो 360 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन जो है ये बड़ा यूनिट है। अगर आप डिग्री में लें तो 360 को इधर ले जाके डिवाइड कर दें तो 1 डिग्री आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 0.00278 रेवोल्यूशन के इक्वल आएगा। तो यहाँ से शो हो रहा है कि रेवोल्यूशन जो है हमारा वो बड़ा यूनिट है और डिग्री जो है वो छोटा यूनिट है। अगर रेडियन की बात करते हैं हम, तो 1 रेवोल्यूशन जो है ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल। अगर हम 1 रेडियन की बात करें तो ये 2 पाई इधर आके 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो इसका 0.159 रेवोल्यूशन आएगा। तो 1 रेवोल्यूशन जो है ये 2 पाई रेडियन, 2 पाई पाई 3.14 पुट करें तो 6.28। तो 1 रेवोल्यूशन जो है ये 6.28 रेडियन के इक्वल होता है। और अगर 1 रेडियन लें तो वो 0.159 रेवोल्यूशन के इक्वल आएगा। तो रेवोल्यूशन जो है ये हमारा क्या है, बड़ा यूनिट है, और डिग्री जो है ये हमारा छोटा यूनिट है, और रेडियन भी रेवोल्यूशन से। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशन हो गया। तो 3 यूनिट हो गए स्टूडेंट्स। पहला क्या है हमारे पास, रेडियन है, कि उसको हमने डिफ़ाइन किया है कि जब आर्क लेंथ और रेडियस एक दूसरे के इक्वल होंगे तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। फिर हमने कहा कि अगर हम
एंगल को सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ईच पार्ट का जो एंगल होगा दैट विल बी 1 डिग्री। फिर हमने कहा कि अगर एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। अब नेक्स्ट है रिलेशंस हैं, रिलेशंस बिटवीन आर्क लेंथ एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कि आर्क लेंथ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर्क लेंथ को हम ऐसे शो करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से शो करते हैं, तो इसके दरमियान क्या है। तो आर्क लेंथ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा के होता है। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर एन आर्क लेंथ एस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज आर विच मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कि एक आर्क लेंथ है और एस से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है, सर्कल है उसका रेडियस आर है और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल पे वो थीटा है। देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिटन एज द रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ एंड द रेडियस। कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा होता है, थीटा जो है यहाँ से देखें थीटा एस ओवर आर होता है, रेशियो होती है आर्क लेंथ ओवर रेडियस। इनके दरमियान वैसे रिलेशन देखें तो आर्क लेंथ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा के होता है। तो जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे थीटा भी बढ़ता जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो कांस्टेंट आएगा, तो इस कांस्टेंट की जगह पे हम क्या लिखते हैं, ये रेडियस आर, और आर जो है वो फिक्स होता है एक सर्कल का जो रेडियस होता है। तो इसी तरह से हमारे पास ये रिलेशन क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो एस यहाँ पे क्या है आर्क लेंथ, थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और आर क्या है रेडियस ऑफ दी सर्कुलर पाथ। तो ये आर्क लेंथ और थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये रिलेशन होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। और थीटा इसमें किस में हमने लिया हुआ है, रेडियन के अंदर। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। कि डिग्री और रेडियंस के दरमियान क्या रिलेशन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो MCQ आ जाता है कि इसमें 1 रेडियन हाउ मैनी डिग्री के इक्वल होगा, या डिग्री हाउ मैनी रेडियन 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियन, इस तरह से आ जाएगा। या आ जाएगा फाइंड रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो इसको हम ये देखते हैं क्या है, व्हेन अ बॉडी, या बॉडी की बजाय वो पार्टिकल, चूँकि बुक के अंदर वर्ड यूज़ किया गया बार बार पार्टिकल का, तो ये व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 2 पाई आर दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये देखें जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव करे एक पॉइंट से दोबारा उसी पॉइंट पे फिर वापस आ जाए, तो एक कंप्लीट जो राउंड ट्रिप है या जो टोटल सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है ये 2 पाई आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो एस आर्क लेंथ बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, टोटल आर्क लेंथ अगर हम देखें सर्कल की तो वो 2 पाई आर के इक्वल है। और यही जो टोटल आर्क लेंथ है जो 2 पाई आर है, इसको अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट देखें तो जो टोटल थीटा होगा एक कंप्लीट सर्कल का वो 360 डिग्री है। ये ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो अब आप देखें थीटा जो होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है एस ओवर आर। अब एस 2 पाई आर है और आर जो है ये रेडियस है, तो आर आर से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब थीटा जो है ये ऊपर वाला देखें थीटा 360 के इक्वल है, एस जो है वो 2 पाई आर है और ये आर वो फार्मूले वाला है, आर आर से कैंसिल हो गया। तो 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, या 1 रेडियन अगर लें तो 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो पाई की वैल्यू जो है वो हमने 3.14 लेनी है। तो रेडियन में पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो ये 6.28 आ जाएगा, 360 को इस पर डिवाइड करें ये 57.3 डिग्री आ जाएगा। तो 1 रेडियन जो है 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। बुक में ये चीज़ दी हुई है, हम 1 डिग्री को अगर देखें तो 1 डिग्री जो है वो 0.0174, मतलब 57.3 को इधर जाके डिवाइड कर दें तो ये 1 डिग्री आ जाएगा और ये 1 डिग्री जो है ये इतने रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है, तो बाज़ औक़ात MCQs में या वैसे ये रिलेशन 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्री ये तो बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन इस पे बाज़ औक़ात ये चीज़ हमारी नज़र से नहीं गुज़रती, वो इसके रिस्पेक्ट भी पूछ लेते हैं। तो अब अगर इन तीनों यूनिट्स को देखें, हमने 1 बाय 1 पढ़ा, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा कि रेवोल्यूशन जो है
ये बड़ा यूनिट है रेडियन से, और रेडियन जो है ये बड़ा यूनिट है डिग्री से। ये इनका ऑर्डर है कि रेवोल्यूशन बड़ा है रेडियन से, रेडियन बड़ा है डिग्री से। तो डिग्री सबसे छोटा यूनिट हुआ, रेवोल्यूशन सबसे बड़ा हुआ, और दरमियान में क्या है, रेडियन, जो कि हमारा एसआई यूनिट है। तो यहाँ तक तो एक्सप्लेनेशन थी हमारी डिस्प्लेसमेंट की। देखें डिस्प्लेसमेंट में हमने जो उसकी एक्सप्लेनेशन, यूनिट्स और जो उसकी रिलेशन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टर्म, जैसे उसमें आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर वेलोसिटी पढ़ा चैप्टर 3 के अंदर। यहाँ पे भी वही है कि डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी है, सिर्फ यहाँ पे एंगुलर का साथ ही जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी देखें आपने सिंपल पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ वर्ड एक इजाफा है ना एंगुलर वेलोसिटी का, तो हम क्या कहेंगे, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहाँ सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखते थे, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो वही डेफिनेशन है, सिर्फ यहाँ पे एक लफ्ज़ का इजाफा हमने किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हमने एंगुलर वेलोसिटी का नाम दिया। रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क है, सिंपल वेलोसिटी को हम v से शो करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी जो है इसको हम ओमेगा से शो करते हैं, तो इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा आर। दूसरी डेफिनेशन है, ये भी लिखी जा सकती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे वेक्टर क्वांटिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज़ डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। तो ये वही राइट हैंड रूल है जो ऊपर एक्सप्लेन किया गया है कि जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं ये इनकी जो रोटेशन है, ये रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को शो करेगा। कर्ल्स ऑफ द राइट fingers of right hand shows the direction of rotation, and the thumb will point of the direction of angular displacement as well as angular velocity। तो जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होती है। तो चूँकि पीछे हम कह चुके हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्ट एक्सेस ऑफ रोटेशन में उसकी डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे फिर वो इस सारी बात को एक्सप्लेन नहीं किया गया, वो चूँकि बात पहले हो चुकी है, तो एक लाइन में यहाँ पे बता दिया गया है कि इट इज़ आल्सो एक्सेस ऑफ रोटेशन, कि जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सेस ऑफ रोटेशन में उसकी डायरेक्शन होती है, इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी एक्सेस ऑफ रोटेशन में होगी। यूनिट की बात करते हैं तो एसआई सिस्टम जो है, सिस्टम इंटरनेशनल, उसमें इसका यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड है, क्योंकि ये थीटा ओवर टी आएगा, ओमेगा जो है, तो थीटा रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड ये एसआई यूनिट हो गया। इसको डिग्री पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर मिनट्स, तो बाकी यूनिट्स भी यूज़ किए जाते हैं बाज़ का। अब अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशंस नहीं होती, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशंस नहीं होती, बट एंगुलर वेलोसिटी जो है वो थीटा ओवर टी है, तो टाइम की जो है वो सेकंड है, तो ऊपर ये आ जाएगा पर सेकंड जब हम इसको लिखेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशंस हैं वो t-1 है। और देखें जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी lt-1 है। यहाँ देखें एक फ़र्क आ गया कि लीनियर वेलोसिटी lt-1 और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, t-1, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी होता है, ये डायमेंशंस के लिए शर्त है बेसिक कि आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और फ़र्क आ गया लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का। अब है नेक्स्ट डेफिनेशन, जैसे उसमें आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सारी टर्म्स आपने पढ़ी हैं, ये वही टर्म्स हैं, इनको भी वहाँ उसी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो एवरेज वेलोसिटी है, अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज है वो इक्वल हो तो हम कहेंगे बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही, और अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो हम कहेंगे बॉडी जो है वो वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। फिर इसी तरह से एवरेज है, जैसे वहाँ हमने एवरेज पढ़ा है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है, द टोटल
रेशो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। वहाँ पे हमने क्या किया था कि टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर का वर्ड नहीं लिखा था, यहाँ हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कह दिया है, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी कि टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है टोटल टाइम के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब है कि अगर डेल्टा थीटा जो है वो क्या है, एवरेज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और जो टाइम है वो डेल्टा टी है, टोटल टाइम टेकन है, जो कि ऑब्जेक्ट को लगा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कि जब उसने डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट में जो है वो डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आई है डेल्टा टी टाइम के अंदर, तो एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अगर सिंपल ओमेगा लिखना हो एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अगर एवरेज है तो साथ हम नीचे सबस्क्रिप्ट में एवरेज भी लिखेंगे कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट कहते हैं लम्हे को, लम्हाती, कि आप जब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो वहाँ भी आपने सिंपल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी है, यहाँ पे हमने उसी तरह से इसको डिफ़ाइन करना है। क्या है कि इसमें हम लिमिट लगाते हैं, और लिमिट में भी इंस्टेंटेनियस के केस में लिमिट लगाते हैं, और हम कहते हैं कि वो जो लिमिट है या टाइम इंटरवल है वो वेरी शॉर्ट हो, कि वो ज़ीरो को अप्रोच करे, ज़ीरो ना हो, क्योंकि अगर टाइम ज़ीरो है तो फिर तो बॉडी ने मूव ही नहीं किया, फिर तो वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगी, डिस्प्लेसमेंट में तो फिर वेलोसिटी होगी नहीं। तो हम इसमें कहते हैं क्या, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। लिमिटिंग वैल्यू से मुराद वही है जो आपने पीछे पढ़ा है कि डेल्टा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये देखें ये नीचे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, वर्ड्स में limiting value of delta theta over delta t in a very short intervals of time such that time interval या डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो, ये ज़ीरो ना हो, ज़ीरो को अप्रोच करे, मीन वेरी शॉर्ट हो, तो वो वेरी शॉर्ट इंटरवल आप जितना इमेजिन कर सकते हैं हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि जब टाइम इंटरवल ज़ीरो को अप्रोच करे तो जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी है उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम सच दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, के टाइम ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी जो है इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का हमारा ये पहला लेक्चर ओवर हुआ, और अब एक मिनट में हम ज़रा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमने मोशन के बारे में बात करके जो हमारा टॉपिक था सर्कुलर मोशन, तो हमने सबसे पहले जो है आज देखें सबसे पहला काम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा है कि सर्कुलर मोशन क्या होती है, कि जब कोई बॉडी एक उसमें ये ऑब्जेक्ट है कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करे, पाथ पे सर्कल में मूव करे, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। फिर उसकी एग्जांपल्स पे बात की है, जैसे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और अर्थ की मोशन है, प्लैनेट्स हैं और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फिर इसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि जब बॉडी अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस मूव करे तो जो वो एंगल सबटेंड करती है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर हमने इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन किया है कि कब ये वेक्टर होता है, और बॉडी अगर प्लेन के अंदर एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रही हो तो जो उस प्लेन के नॉर्मल परपेंडिकुलर तीसरा एक्सेस होता है ये जी एक्सेस, तो इसके अलॉन्ग उसकी डायरेक्शन होगी। तो हमने कहा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है,
फिर कुछ कन्वेंशंस हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। ये कन्वेंशन है। फिर डायरेक्शंस की बात की कि राइट हैंड रूल के रिस्पेक्ट हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि आप अपने राइट हैंड को कर्ल करें। जो फिंगर्स हैं राइट हैंड की कर्लिंग फिंगर, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को शो करती हैं, और थंब जो है ये उसको शो करता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, विच इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर यूनिट की हमने बात की है कि इसके 3 यूनिट होते हैं। पहला यूनिट रेडियन है, उसको डिफ़ाइन किया है। क्या होता है रेडियन? कि वो एंगल कि जब आर्क लेंथ और रेडियस एक दूसरे के इक्वल हों तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 1 रेडियन होता है। फिर हमने डिग्री को डिफ़ाइन किया कि अगर 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें सर्कुलर पाथ को तो जो ईच पार्ट का एंगल होता है दैट इज़ कॉल्ड 1 डिग्री। उसके बाद रेवोल्यूशन को डिफ़ाइन किया है कि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के बॉडी जहाँ से स्टार्ट ले जब दोबारा वापस आएगी तो जो मीन वाइल ये एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर ऑफ सर्कल उसे 1 रेवोल्यूशन कहेंगे। फिर हमने इनके दरमियान रिलेशन पढ़ा है आर्क लेंथ और रेडियस के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो क्या होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। फिर हमने रिलेशन पढ़ा है डिग्री और रेडियन के दरमियान। तो वो ये आया है कि 1 रेडियन जो है ये 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। फिर हमने जनरल बात की है कि रेवोल्यूशन जो है ये बड़ा यूनिट है, रेडियन उससे छोटा है, डिग्री उससे छोटा है। फिर एंगुलर वेलोसिटी की बात हुई कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। फिर उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसकी डायरेक्शंस को हम कैसे फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है इन जनरल एक्सिस ऑफ रोटेशन में। फिर इसके यूनिट की बात की कि रेडियन पर सेकंड, डिग्री, रेवोल्यूशन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड और मिनट्स ये भी होते हैं। फिर डायमेंशंस की बात हुई कि T-1 होता है। फिर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमने डिफ़ाइन की, फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को डिफ़ाइन किया, और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। अगर आपको कहीं पे कोई मसला हो और कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।